तो इस एनिमे की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर हारुतो को देखते हैं जो कि एक बस के अंदर सफर कर रहा होता है और वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची भी होती है और जब वो उसे देखता है तो वो शर्मा जाती है। और यहाँ पर हारुतो अपना एक पास्ट याद कर रहा होता है जहाँ पर वो अपनी बचपन की दोस्त आइशी से बोलता है कि हम बड़े होकर जरूर मिलेंगे और वो भी ये कहती है कि मैं भी तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये बस बेकाबू हो जाती है जिसके अंदर हारुतो बैठा होता है और ये जाकर ट्रेन के सामने रुक जाती है और तभी ट्रेन आकर उस बस को एक जोरदार टक्कर मारती है जिससे बस का कबाड़ा बन जाता है। और इसके बाद हारुतो के दिमाग में हलचल होनी शुरू हो जाती है जिससे उसकी सारी मेमोरीज जो कि बचपन से अभी तक थी वो किसी और वर्ल्ड और किसी और बच्चे के अंदर रेनकार्नेट हो रही होती हैं। और इसके बाद हम उसी बच्चे को देखते हैं जिसका नाम होता है रियो और वो उठकर ये सोचता है कि आखिर मैं कौन हूँ, रियो या हारुतो। और तभी हारुतो की पर्सनैलिटी ये बोलती है कि मैं तो अभी बस में था। और ये सारी बातें सोचने के बाद वो अपने आप को पागल समझना शुरू कर देता है। और तभी रियो के पास कुछ बंदे आते हैं और ये बोलते हैं, अरे तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे ऐसा लगा था कि तुम बुखार से मर चुके होंगे। और ये बोलने के बाद वो सारे बंदे खाना खाना शुरू कर देते हैं और रियो उनको देखता है और ये सोचता है क्या ये मुझे खाना देंगे, मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। और तभी उनमें से एक बंदा ये बोलता है, सुनो रियो, उसे ऐसा लगता है कि वो उसे खाना देने वाले हैं। लेकिन तभी वो बंदा ये बोलता है कि तुम्हें देखकर मेरा खाना अंदर नहीं जा रहा है, जाके नहा के आओ, तुम्हारे अंदर से काफी बदबू आ रही है। और ये सुनने के बाद रियो बाहर चला जाता है। तभी हारुतो की पर्सनैलिटी उससे ये बोलती है, मैं शायद मर चुका हूँ। और इसके बाद हमें रियो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम से पूछता है कि मेरे बाल काले क्यों हैं? अरे तुम अपने डैड पर गए हो। और इसके बाद रियो को ये याद आता है कि किसी ने उसकी माँ का कत्ल कर दिया था। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर रियो ये बोलता है कि जिसने मेरी मॉम को मारा था मुझे उससे बदला लेना है और मुझे अपनी फैमिली के बारे में भी जानना है। और तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आती हैं जिनमें से एक लड़की जिसका नाम सीलिया होता है वो रियो से ये पूछती है, क्या तुमने एक लड़की को देखा है जिसने हमारी तरह कपड़े पहने थे? पर रियो को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता तो वो मना कर देता है। तभी सीलिया उसे कुछ पैसे देती है क्योंकि उसने ये इन्फॉर्मेशन उसे दी है। और इसके बाद सीलिया अपना मैजिकल ऑरा एक्टिवेट करती है जिसके बाद बाकी सभी लड़कियों का भी मैजिकल ऑरा एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एक ऑरा रियो के अंदर से भी बाहर निकल रहा होता है जिसको ये लड़कियां देख नहीं पा रही होती क्योंकि ये ऑरा काफी बियॉन्ड लेवल का होता है। और इसके बाद वो लड़कियां यहाँ से चली जाती हैं जिसके बाद रियो उन पैसों को अपने गले के अंदर बांधकर घर के अंदर आ जाता है। और जैसे वो घर का दरवाजा खोलता है तभी एक बंदा उसके ऊपर चाकू से हमला करता है और ये चाकू सीधा उसके गले में लगे हुए पैसों पर लगता है जिससे सारे के सारे चांदी के सिक्के बाहर गिर जाते हैं। पर रियो बच जाता है जिसके बाद वो बंदा दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है। पर तभी अचानक रियो को उस बंदे के पीछे एक स्पिरिचुअल एनर्जी दिखती है जो कि एक लड़की होती है जो कि रियो के पास आकर ये बोलती है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। और फिर देखते ही देखते रियो की बॉडी में दोबारा से वही ऑरा दिखना शुरू हो जाता है। पर रियो इस बार पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है जिसके बाद रियो और हारुतो एक साथ उस बंदे से लड़ना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में उस बंदे को ढेर कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक रियो को एक आवाज आती है और ये आवाज एक बोरी के अंदर से आ रही होती है। जैसे ही रियो वहाँ पर जाके देखता है तो उस बोरी के अंदर एक राजकुमारी होती है जो कि उससे ये बोलती है कि मुझे जल्दी से कासल लेकर चलो। पर वो आसपास काफी सारा ब्लड देखकर चौंक जाती है और इसके बाद रियो उसकी बात मानकर उसे बाहर लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने वही 4 लड़कियां आ जाती हैं जिनमें से एक लड़की आगे आकर रियो के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है, अबे ओए पहले तुमने ही इसे किडनैप किया और अब तुम हमारे सामने भले बन रहे हो। और ये सारा कुछ झेलने के बाद रियो चुपचाप खड़ा हो जाता है और ये सोचता है, एक तो मैं इसे बचा रहा हूँ, ऊपर से इसने मेरे गाल पर रख दिया। और इसके बाद वेनेसा उसकी गर्दन पर तलवार रखकर ये बोलती है, अगर तुम्हारी गलती निकली तो तुम्हें काफी कड़ी सजा मिलेगी। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सारे सिपाही उसी बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं जिसने रियो के ऊपर अटैक किया था। और इसके बाद हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि अजीब स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है जिसके बाद वो बंदा जिसने रियो के ऊपर अटैक किया था वो अचानक से मर जाता है। और इसके बाद हम कासल का सीन देखते हैं जहाँ पर रियो को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा होता है ताकि वो ये बता दे कि उसने राजकुमारी को आखिरकार किडनैप क्यों किया था। पर रियो तो बेचारा बेकार में फंसा हुआ है। तभी उनका लीडर सामने आता है और ये बोलता है, अबे ओए बच्चे जल्दी से बता दे कि तूने राजकुमारी को किडनैप क्यों किया था और तू उनके साथ क्या करना चाहता था। पर रियो कुछ भी नहीं बोलता जिसके बाद वो बंदा एक काफी खतरनाक हथियार से रियो को परेशान करना शुरू कर देता है और उसे बार बार मारता है। और अगले सीन में हम राजकुमारी को देखते हैं जो कि कासल के अंदर अभी अभी सोकर उठी होती है। अरे यार मैं कहाँ पर हूँ? और इसके बाद एक सर्वेंट उन्हें ये बताती है कि हमने उस बच्चे को पकड़ लिया है जिसने आपको किडनैप किया था। तभी राजकुमारी ये बोलती है कि उसने मुझे किडनैप नहीं, उसने मुझे बचाया था। और ये सुनने के बाद वो सारी लड़कियां दोबारा से रियो के पास भागती हैं ताकि उसे बचा सके। और यहाँ पर रियो की हालत भी काफी खराब लग रही होती है और ये बंदा उसे काफी गंदे तरीके से मार रहा होता है जिसके बाद वो लड़कियां आकर इसको रोक
सूंघ लेती है, पर ये नहीं मानता। अरे तुम नहीं जानती, ये वही बच्चा है जिसने राजकुमारी को किडनैप किया था। पर वो उसे सारा कुछ बता देती है, जो सुनने के बाद ये बंदा यहाँ से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि उसने एक बेकसूर को मारा है, वो भी काफी गंदे तरीके से। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि सीलिया उसे ऊपर से नीचे उतारती है और उसे अपने हीलिंग मैजिक से सही करना शुरू कर देती है। पर यहाँ पर रियो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने सीलिया को देखता है। अरे मैं अभी कहाँ पर हूँ? सीलिया बताती है कि तुम अभी कासल के अंदर हो और पूरी तरह से सेफ हो। रियो से बोलता है क्या तुम मुझे अपना हीलिंग मैजिक सिखा सकती हो? पर वो ये बोलती है कि तुम्हें कल राजा ने दरबार के अंदर बुलाया है और तुम्हारा एडमिशन यहाँ की सबसे अच्छी एकेडमी के अंदर भी करवा दिया है क्योंकि तुमने राजकुमारी की रक्षा की है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियो को राजा के सामने बुलाया जाता है, जहाँ पर राजकुमारी ये बोलती है कि यही वो बंदा है जिसने मेरी जान बचाई थी। ऊ ला ला। और इसके बाद रियो किंग के सामने आ जाता है जो कि उसे इनाम देते हैं। और इसके बाद हम सीलिया और रियो को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। सीलिया उसे पूछती है क्या तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? रियो मना कर देता है कि मैं तो नील बटा सन्नाटा हूँ। और इसके बाद सीलिया ये डिसाइड करती है कि वो क्लास के बाद रियो को पढ़ना लिखना सिखाएगी और उसे स्पेशल कोचिंग भी देगी और रियो उसको थैंक्स बोलता है। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये दोनों क्लासरूम के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर सीलिया क्लासरूम का दरवाजा खोलती है और ये बोलती है तुम्हारा वेलकम है रियो हमारे स्कूल में। और इसके बाद वो अंदर जाकर रियो को बाकी बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाती है और रियो भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसको सुनने के बाद सभी बच्चों का मुंह लटक जाता है, जिससे एक बात तो साफ है कि ये उसे पसंद नहीं कर रहे होते। जिसके बाद रियो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है और इसके बाद सीलिया उन्हें पढ़ाना शुरू कर देती है। और यहाँ पर वो इतनी छोटी होने के बावजूद भी यहाँ की मैजिक टीचर है। और इसके बाद हमें क्लास के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रियो सीलिया के घर पहुँच जाता है और उसका दरवाजा खटखटाते हुए उसे बाहर बुलाता है। और तभी अचानक वो बाहर आती है और ये बोलती है क्या तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं अभी बिजी हूँ। अरे हाँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। और ये सुनने के बाद सीलिया बोलती है चलो अंदर, मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाती हूँ। और जैसे रियो अंदर जाता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर काफी सारी बुक्स पड़ी होती हैं, जिसको देखकर सीलिया बोलती है अरे मेरा कमरा थोड़ा सा गंदा हो रहा है लेकिन मैं इसे साफ कर लूंगी। और ये बोलने के बाद वो उसे पढ़ाना शुरू कर देती है। पर सीलिया ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है कि रियो हर सवाल का सही जवाब दे रहा होता है। और इसके बाद रियो बहाना बनाकर ये बोलता है कि ये सारा कुछ मुझे मेरी माँ ने सिखाया था जब मैं छोटा था। पर सच तो ये है कि रियो ये सारा कुछ हारुटो की वजह से कर पा रहा होता है। और इसके बाद सीलिया उसकी माँ के बारे में पूछती है और रियो ये बताता है कि वो मर चुकी है और वो मन में ये बोलता है कि मुझे इसी का तो बदला लेना है। और ऐसे करते करते काफी सारे दिन गुजर जाते हैं और एक दिन हम रियो को तलवारबाजी करते हुए देखते हैं, जिसको देखकर सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं क्योंकि रियो काफी अच्छी तलवारबाजी कर रहा होता है। और ये सारा कुछ हारुटो की वजह से हो रहा होता है क्योंकि उसके दादा ने उसे स्वॉर्ड चलानी सिखाई थी। और फिर देखते देखते रियो अपनी क्लास में टॉप करना शुरू कर देता है, जिसको देखकर सारे लोग जलने लगते हैं। और इसके बाद हम दोबारा से सीलिया और रियो को देखते हैं जो कि एक साथ गप्पे लड़ा रहे होते हैं। सीलिया बोलती है कि तुमने पहले टेस्ट में ही काफी अच्छा परफॉर्म किया है और रियो उसे थैंक्स बोलता है। अरे सेंसे, वो देखो तुम्हारे सर पर 2 सींग उग रहे हैं। अरे ओए, ये मेरे सींग नहीं, ये मेरे बाल हैं। और इसके बाद हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टीचर ये बोलते हैं कि आज मैं 4 बच्चों को एज अ स्वॉर्ड्समैन ग्रेजुएट करने वाला हूँ और इन बच्चों को नाइट बनने का भी मौका मिलेगा। तो जिन बच्चों का नाम मैं ले रहा हूँ वो फटाक से आगे आ जाओ। और यहाँ पर टीचर रियो का भी नाम लेते हैं, जिसको देखकर सारे बच्चे जलने लगते हैं। तभी एक बच्चा ये बोलता है कि इसे हमारे साथ नहीं होना चाहिए। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सीलिया और रियो बुक अरेंज कर रहे होते हैं, जहाँ पर सीलिया उससे बोलती है कि तुमने इस बात पर ध्यान दिया कि तुम मेरी एज के लगते हो और शायद मुझसे भी बड़े। पर रियो को ये बात समझ नहीं आती। तभी सीलिया ये बोलती है अरे मेरा मतलब तो ये है कि अब तुम नाइट बनने वाले हो। पर रियो ये बोलता है कि उसे एक एडवेंचरर बनना है ताकि वो इस वर्ल्ड को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सके। और इसके बाद रियो ये बोलता है कि वो ग्रेजुएशन के बाद इस जगह को छोड़कर चला जाएगा। और ये सुनने के बाद सीलिया का मुंह लटक जाता है और सीलिया उसे मनाने लगती है और ये बोलती है अगर तुम चले जाओगे तो मुझे चाय बनाकर कौन देगा? रियो कहता है तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। सीलिया शर्माती हुई बोलती है अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं बच्ची हूँ। और यहाँ पर एक बात तो साफ हो जाती है कि सीलिया रियो को काफी ज्यादा पसंद करती है और वो उसे रुकाने की काफी कोशिश करती है, पर रियो नहीं मानता। जिसके बाद सीलिया उसे बेस्ट ऑफ लक बोलती है। और इसके बाद हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा जिसका नाम एल्बर्ट होता है वो ये बोलता है कि मैं यहाँ का अनाउंसर हूँ और पहले मैच के लिए आ रहे हैं रियो। और इसके बाद हम रियो को देखते हैं, जिससे एक बच्चा ये बोलता है कि तुम पहले ही मैच में हारने वाले हो कीड़े। पर रियो उसे नजरअंदाज करता हुआ आगे चला जाता है। और जैसे ही रियो स्टेडियम के अंदर पहुंचता है तभी एल्बर्ट ही कहता है तो हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट हैं रॉयल गार्ड सोल्जर। और इसके बाद हमें रॉयल गार्ड की झलक दिखाई जाती है और ये बंदा वही होता है जिसने 5 साल पहले रियो को काफी गंदे तरीके से मारा था। और इसके बाद ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर सारे लोग रियो को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उसने स्वॉर्ड को काफी अजीब तरीके से पकड़ा होता है। और फिर देखते ही देखते इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर
टक्कर दे रहे होते हैं, पर थोड़ी देर के बाद रॉयल गार्ड रियो के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो रॉयल गार्ड रियो के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आगे आता है, पर रियो भी उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे उसकी तलवार हवा में उड़ जाती है और वो काफी चौंक जाता है। और इसके बाद रियो उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। हाँ बोल चुचुंदर, क्या बोल रहा था? और वो इस मैच को जीत जाता है। पर इसके बाद भी वो रॉयल गार्ड बहाने बनाना शुरू कर देता है। अरे यार, मेरी आंखें बंद थी, मैंने इसे देखा नहीं, मुझे रीमैच चाहिए। और ये सारी बातें सुनने के बाद एल्बर्ट कहता है, अबे तू हार चुका है, अब चल निकल यहाँ से और बहाने बनाना बंद कर, तुझे ये सब शोभा नहीं देता और जाओ उससे माफी मांगो। और इसके बाद रॉयल गार्ड रियो से माफी मांग लेता है, पर अब भी उसका मूड काफी गुस्से में होता है। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रॉयल गार्ड आराम से बैठा हुआ दारू पी रहा होता है। और यहाँ पर हम एक और बंदी को देखते हैं जिसे हमने पहले भी देखा था। और इसके बाद रॉयल गार्ड उस बंदे से बोलता है कि उस बच्चे ने मुझे काफी परेशान कर दिया है, मैं उसे जान से मार दूंगा, वो समझता क्या है अपने आप को। और इसके बाद हम सीलिया को देखते हैं जो कि एग्जाम को देखकर ये सोच रही होती है कि अगर रियो ने ये ग्रेजुएशन एग्जाम पास कर लिया तो वो अपने विलेज वापस चला जाएगा और इसके बाद शायद मैं उससे ना मिल पाऊं। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम सीलिया को देखते हैं जो कि ये बोलती है कि आज मैं तुम सबका स्पेल टेस्ट लेने वाली हूँ। और ये सुनकर सारे बच्चे तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक एक बच्चा खड़ा होता है और ये बोलता है, मैम क्या आप ये बात जानती हो कि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि रॉयल फैमिली से नहीं हैं और वो मैजिक स्पेल यूज नहीं कर सकते और वो तो बस गंदी नाली के कीड़े हैं। और ये सारी बातें सुनने के बाद रियो समझ जाता है कि यहाँ पर उसी के बारे में बात चल रही है, पर वो एक स्माइल देता है और इन सारी बातों को इग्नोर करता है। और सारे बच्चों का टेस्ट लेने के बाद सीलिया उन सभी को मैजिक पावर को बढ़ाने वाला स्पेल सिखाती है और इसको देखकर वो सारे चौंक जाते हैं क्योंकि ये स्पेल काफी सुंदर लगता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे स्कूल ओवर होता है तभी रियो यहाँ से जा रहा होता है, पर तभी एक बंदा उसको रोककर छेड़ने लगता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो और ज्यादा बनो मत, वरना हम तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देंगे। पर ये सारी बातें सीलिया सुन लेती है, जिसको देखकर वो लड़का घबराने लगता है और यहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियो और उसके क्लासमेट्स को एक मिशन मिलता है, जहाँ पर उन्हें एक फॉरेस्ट को पार करना है और वो भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर। और तभी रोडन कहता है कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ और मेरे पास यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता भी है और वो एक शॉर्टकट है। पर एक लड़की सामने आकर मना कर देती है और वो ये बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये शॉर्टकट सेफ होने वाला है। लेकिन इसके बाद ये सारे रोडन के साथ जाने के लिए मान जाते हैं। तभी एक बंदा रियो के पास आता है और ये बोलता है कि तुम्हें हम सबका सामान उठाना है, गंदी नाली के कीड़े। और इसके बाद रियो वो सारा सामान उठाकर जाने लगता है। तभी प्रिंसेस उसके पास आती है और ये बोलती है क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, पर वो मना कर देता है। और जैसे ये सारे जंगल के अंदर जाती हैं तभी इनके सामने काफी सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं, पर ये सारे उन्हें मारकर आराम से खत्म कर देते हैं। और इन सबको मारने के बाद रोडन अपने आप को महान समझ रहा होता है। और फिर हम रियो को देखते हैं जो कि ये सोचता है कि मैं यहाँ पर किसी का डार्क ऑरा महसूस कर सकता हूँ, पर वो कौन है। और इसके बाद ये सारे यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम पेड़ के पीछे एक बंदे को देखते हैं जो कि ये बोलता है कि आखिरकार इसने मेरे आने का पता लगा ही लिया। और इसके बाद ये सारे चलते चलते एक खाई के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इनके सामने कोई भी रास्ता नहीं होता। और ये देखने के बाद सारे बच्चे रोडन को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, अबे ओए ये तेरा ही आइडिया था ना यहाँ से जाने का, देख आगे खाई है, अब जा कूद इसमें। और ये सारे अभी बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक इनके सामने काफी सारे डीमंस आ जाते हैं। और इससे पहले ये सारे कुछ कर पाते तभी एक डीमन अपना स्पीयर फेंक कर एक बच्चे को घायल कर देता है और ये बंदा पीछे जाते जाते राजकुमारी को टक्कर मार देता है और वो नीचे खाई में गिरने वाली होती है। लेकिन तभी रियो अपना ऑरा एक्टिवेट करता है और उन्हें बचा लेता है, पर इस सबके चक्कर में वो खुद नीचे गिर जाता है। जिसके बाद प्रिंसेस नीचे देखती है, लेकिन उसकी बहन आकर उससे बोलती है कि चलो यहाँ से, यहाँ पर काफी खतरा है। और इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि डीमंस को काफी गंदे तरीके से मार रही होती है। और यहाँ पर हम रियो को भी देखते हैं जो कि अभी जिंदा है और उसे खुद को भी पता नहीं होता कि आखिरकार वो जिंदा बचा कैसे। लेकिन तभी अचानक जंगल के अंदर से काफी खतरनाक आवाज आती है, जिसको सुनकर ये सारे चौंक जाते हैं। और इस आवाज के साथ एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर इन सभी के पास आने लगता है और इसे देखकर ये सारे घबरा जाते हैं। लेकिन तभी अचानक प्रिंसेस की बहन सामने आती है और वो उसका सामना करती है, पर उसके अटैक से इस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। पर इसके बाद इस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये कुछ बच्चों को लपेट देता है, जिसको देखकर बाकी के बच्चे यहाँ से कल्टी मार लेते हैं। और इसके बाद हम प्रिंसेस फ्लोरा को देखते हैं जो कि कुछ बच्चों को हील कर रही होती है, पर तभी वहाँ पर वो डीमन आ जाता है और वो उन्हें पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रहा होता है। पर तभी अचानक एक बंदा बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर के हाथ के 2 टुकड़े कर देता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि रियो होता है। और ये बोलता है कि प्रिंसेस फ्लोरा आप यहाँ से चले जाओ, मैं इसको देख लूंगा। और इसके बाद रियो उससे लड़ना शुरू कर देता है और एक हाथ कटा होने के बाद भी ये डीमन उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। लेकिन रियो भी उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और सही मौका
बात देखकर वो उस डीमन की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। और इस लड़ाई को देखकर वो बंदा ये बोलता है कि मैं जानता था कि ये बच्चा कुछ खास है। और इसके बाद सारे बच्चे प्रिंसेस को बचाने के लिए उसके पास आते हैं, पर रियो वहाँ से कल्टी मार लेता है। अगली सीन में हम अकेडमी को देखते हैं जहाँ पर ये अफवाह चल रही होती है कि रियो मर चुका है। और एक जनरल तो यहाँ तक भी बोल देता है कि रियो एक धोखेबाज था और वो यहाँ पर प्रिंसेस को मारने आया था। और ये बोलने के साथ ही वो बंदा एक गंदी सी स्माइल देता है, जिसको देखकर ये पता चल जाता है कि वो रियो को फंसाना चाहता है। और फिर हम सीलिया को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठकर ये सोच रही होती है कि रियो जंगल में कैसा होगा, क्या वो जिंदा है या फिर सच में मर चुका है। और सीलिया भी ये सारी बातें सोच रही होती है, पर तभी उसके दरवाजे पर कोई खटखटाता है और यहाँ पर एंट्री होती है रियो की। और ये बंदा सबसे छुपता छुपाता यहाँ पर पहुँच जाता है और उसे जिंदा देखकर सीलिया उसे लिपट जाती है और ये बोलती है, क्या तुम जानते हो मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, तुम कहाँ थे। पर तभी रियो ये बताता है कि यहाँ के सभी लोग ये सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगाना चाहते हैं, तो इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा और थोड़ी देर के बाद ये सभी मुझे गद्दार घोषित कर देंगे। सीलिया पूछती है, तो मैं तुमसे बात कैसे कर सकती हूँ। वो ये बोलता है कि तुम मुझे लेटर लिख सकती हो, पर उसमें तुम मेरा नाम हारुटो लिखना ताकि किसी को शक ना हो। और फिर रियो यहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद ही सीलिया जोर जोर से रोने लगती है। और दूसरी तरफ जनरल एक डमी ह्यूमन को रियो का कपड़ा सुंघाते हुए ये बोलता है कि तुम्हें इसे ढूंढकर जान से मारना है। और इस बात पर ये डमी ह्यूमन हाँ बोलती है। और इसके बाद हम रियो को देखते हैं जो कि काफी तेजी से अपने होम टाउन की तरफ जा रहा होता है, पर सफर के बीच में उसे एक और टाउन मिलता है जहाँ पर वो थोड़ी देर आराम करने के बारे में सोचता है। और जब वो टाउन के अंदर सैर सपाटा कर रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और तभी रियो की नजर एक बंदे पर जाती है जो कि पास्ता बेच रहा होता है। मम्मा मिया, मैं हूँ दुनिया का आखिरी पास्ता, इसे खा लो तो खुल जाएगा रास्ता। और जब रियो उसके पास जाता है तो ये बंदा पास्ता नहीं बल्कि नूडल्स बेच रहा होता है। और रियो भी उससे नूडल्स लेकर खाना शुरू कर देता है और ये सोचता है क्या मुझे और खाना चाहिए। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियो एक मॉल के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है और ये बोलती है, क्या तुम अपना कैप उतार सकते हो। और जैसे ही रियो अपना कैप उतारता है तो ये लड़की उसे देखकर ब्लश करना शुरू कर देती है। और इसके बाद रियो अपने सफर के लिए काफी सारा सामान खरीद लेता है और इसके बाद वो बैठकर चाय पीना शुरू कर देता है और ये बोलता है, क्या मैं यहाँ से एक लेटर पोस्ट कर सकता हूँ, जिस पर वो लड़की हाँ बोलती है। तो रियो हारुटो के नाम से एक लेटर लिखकर सीलिया को भेज देता है और फिर वो अपने अगले सफर के लिए निकल जाता है। और वो काफी जल्दी में जा रहा होता है, पर तभी वो जंगल के बीच में किसी को पड़ा हुआ देखता है और जब वो उसके पास जाता है तो वो बंदा रियो के ऊपर जहरीली सुइयों से अटैक कर देता है, पर रियो उससे बच जाता है। और वो ये देखता है कि ये लड़की एक बीस्ट वुमेन है। और फिर देखते ही देखते ये बीस्ट गर्ल रियो के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देती है और इन दोनों के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और वो बीस्ट ये सोच रही होती है कि रियो एक इंसान होने के बावजूद इतना शक्तिशाली कैसे है। और जैसे ही रियो अपनी तलवार को म्यान के अंदर रखता है तो ये देखकर वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर रियो उसको पकड़कर एक धोबी पछाड़ मारता है और उसके हाथों को पकड़कर ये पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। पर वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती और वो चिल्ला चिल्ला कर अपनी मम्मी को बुलाना शुरू कर देती है। तभी रियो उसको बेहोश कर देता है। और इसके बाद रियो ये देखता है कि उस लड़की के गले में एक चेन है और उसे ये बात याद आती है कि ये चेन गुलामों को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। तो रियो उसकी चेन अपने मैजिक से हटा देता है और जब वो उठकर देखती है तो उसके गले से चेन गायब होती है। और इसके बाद हम इस लड़की का एक पास्ट देखते हैं जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि ये लड़की वही है जो कि हारुटो के सामने बैठी हुई उसे शर्मा रही होती है और ये भी मरने के बाद इस वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट हो चुकी है, वो भी एक बीस्ट गर्ल के रूप में। और यहाँ पर उसकी मुलाकात सबसे पहले एक लड़की के साथ होती है जो कि उसका नाम लतीफा बताता है और वो अपने आप को लतीफा का बड़ा भाई बोलता है, पर वो लतीफा को काफी गंदे तरीके से ट्रीट करता है एज अ गुलाम। और इसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर लतीफा रियो से बोलती है कि मैं बस एक ही बंदे के बारे में जानती हूँ और वो उसका सारा हुलिया बताना शुरू कर देती है। और रियो समझ जाता है कि लतीफा किसके बारे में बात कर रही है और फिर रियो उसकी बेड़ियां खोलकर उसे जाने के लिए बोलता है और ये कहता है, अगर तुमने मुझे दोबारा से मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और सुनो, तुम ईस्ट की तरफ जा सकती हो, वहाँ पर तुम्हारी काफी सारी प्रजातियां मिल जाएंगी। पर लतीफा रियो के साथ जाने की जिद करना शुरू कर देती है, पर रियो को ये बात समझ नहीं आती कि वो उसके साथ जाना क्यों चाहती है। लतीफा बताती है कि आज तक उसके साथ किसी ने भी इतने अच्छे से बात नहीं की है, उसे बस परेशान किया है। और ये सारी बातें सुनने के बाद रियो उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है और ये दोनों अपने अगले सफर के लिए निकल जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद ये दोनों बैठकर आराम करने लगते हैं जहाँ पर रियो उसे खाने के लिए एक सैंडविच देता है। क्या मैं ये सच में खा सकती हूँ? अरे हाँ, तुम कोई गुलाम नहीं हो तो तुम ये खा सकती हो। और ये सुनने के बाद लतीफा अपनी लाइफ का पहला सैंडविच रो रो कर खा रही होती है, पर ये खुशी के आंसू होते हैं। और इसके बाद हम इन दोनों का सफर देखते हैं जहाँ पर ये काफी सारी मुश्किलों को एक साथ
साथ पार करते हैं। और इसके बाद हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लतीफा सोती हुई चिल्ला रही होती है, अरे मम्मी टोक्यो, मुझे टोक्यो आना है। और ये सुनने के बाद रियो उड़ जाता है और उसे अपनी बाहों में लेकर सहारा देता है। अरे यार ये कौन सा सहारा दे रहा है। और फिर हम सिले को देखते हैं जिसे रियो का लेटर मिल चुका है और वो इसे देखकर काफी खुश होती है। और फिर हम दोबारा से लतीफा को देखते हैं जिसकी आँख खुल जाती है और वो रियो को अपने पास देखकर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है, अरे तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे, ओए क्या मतलब है तुम्हारा। पर तभी रियो ये सोचने लगता है कि मैंने कल इसके मुंह से टोक्यो का नाम सुना था, तो क्या ये भी मेरी तरह यहाँ पर ऐसे ही आई है। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम फिर से एक रात का सीन देखते हैं जहाँ पर रियो एक आवाज की वजह से सो नहीं पा रहा होता। और जब वो बाहर जाता है तो वो अपने सामने एक इमोर्टल बीस्ट का ऑरा महसूस करता है और उसके सामने एक वॉल्फ होता है जो कि काफी तेज चमकता है। और तभी रियो के ऊपर एक अटैक होता है और ये अटैक बीस्ट गर्ल्स ने किया होता है। और वो ये बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बीस्ट गर्ल को किडनैप करके उसे अपना नौकर बनाने की। रियो कहता है, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी अचानक एक बीस्ट गर्ल उसके ऊपर अटैक करती है और उसे नीचे गिरा देती है, जिसके बाद रियो बेहोश हो जाता है और वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक लड़की को देखकर उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। वो ये बताती है कि मैं तुमसे जुड़ी हुई हूँ हारुटो। और इसके बाद जब रियो की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को कासल के अंदर पाता है, पर यहाँ पर उसके हाथों में हथकड़ियां बंधी होती हैं और उसे होश में आता हुआ देख लतीफा आकर उससे चिपक जाती है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है एक ओल्ड बीस्ट विमेन की, जो कि ये बोलती है, हमें माफ करना, हमसे गलती हो गई, हमने आपको गलत समझ लिया। और इसके बाद वो सारी लड़कियां रियो से काफी ज्यादा माफी मांगती हैं और बीस्ट गर्ल्स को इतनी ज्यादा माफी मांगते हुए देख रियो उन्हें माफ कर देता है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी रियो को अपना विलेज दिखा रही होती है और यहाँ पर ज्यादातर घर पेड़ के ऊपर होते हैं। और अगली सीन में हम रियो को एक कमरे के अंदर बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर उसके अलावा 5 लोग और होते हैं और ये सारे विलेज के लीडर्स होते हैं जो कि रियो से माफी मांग रहे होते हैं। पर रियो उनसे ये बोलता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये बस एक गलत फहमी थी। पर तभी उनमें से एक लीडर ये बोलता है, अगर तुम चाहो तो हमारे विलेज में से किसी भी लड़की को चूज कर सकते हो इस गलती के माफीनामा के बदले। जिस पर रियो ब्लश करते हुए ये बोलता है, अरे ले लूं क्या, अरे नहीं मुझे नहीं चाहिए। और ये सारे अभी बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर प्रकट होती है ट्री स्पिरिट और वो रियो का हाथ पकड़कर ये बोलती है कि तुम एक इंसान हो, उसके बावजूद भी तुम्हारा स्पिरिट ऑरा काफी खतरनाक है और मैं इसे बाहर से भी महसूस कर सकती हूँ। पर रियो कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो ये सोच रहा होता है कि जैसे ये बता रही है वैसा कुछ भी नहीं है, लोग मुझे उल्टा ही बोलते हैं कि मेरे पास कोई भी मैजिक पावर्स नहीं है और मैं रॉयल फैमिली से नहीं हूँ, तो मैं मैजिक को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इसके बाद हम देखते हैं लतीफा को जो कि रियो को उसके नए घर में घुमा रही होती है। और तभी एक लड़की सामने आकर ये बोलती है कि आज से हम तुम्हारे साथ ही रहने वाले हैं और हम तुम्हारे साथ सोएंगे, तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लतीफा बोलती है, क्या तुम सब भी यही रहने वाली हो। पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है ओल्ड लेडी की और वो ये बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, ये सारी तुम्हारे साथ रहेंगी। और रियो मान जाता है। इसके बाद हमें रियो के साथ इस विलेज में बिताए हुए काफी सारे हसीन लम्हे दिखाए जाते हैं और हाँ कुछ वैसे वाले पल उसका पता नहीं। और इसके बाद हम एक खास दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है ताकि ट्री स्पिरिट को शुक्रिया अदा किया जा सके। और रियो और लतीफा भी इस फेस्टिवल को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। और इसके बाद हम अपनी सीरीज के मेन विलन को देखते हैं जो कि केव के सामने उतरकर उसके अंदर जाता है और वहाँ से एक अंडा चुरा लेता है। कुछ ज्यादा बड़ा अंडा नहीं है ऑमलेट बनाने के लिए। और फिर ये अपने साथी को अंडा देते हुए ये बोलता है, मैं आ रहा हूँ रियो। हम ये देखते हैं कि रियो को इस विलेज में आए हुए पूरे 1 साल हो जाते हैं। और इसके बाद हम रियो को देखते हैं जो कि लतीफा के साथ बैठा होता है और उसको ऐसा देख वहाँ पर 2 बीस्ट गर्ल्स और आ जाती हैं और उनमें से एक गर्ल ये बोलती है कि रियो ये काफी गलत है, तुम मेरे करीब कभी भी नहीं आते। और ये सुनकर लतीफा बोलती है कि वो मेरे बड़े भाई हैं तो मेरे ही पास रहेंगे। और ये सारी लड़कियाँ रियो के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और लतीफा चिढ़ने लगती है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है ओल्ड लेडी की और वो ये बोलती है कि लतीफा काफी खुश लग रही है तुम्हारे साथ, पर क्या तुमने उसे वो बात बताई। रियो बोलता है कि हाँ मैं उसे वो बात जल्दी ही बता दूंगा। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम 2 बंदों को देखते हैं और इनमें से एक बंदा वही है जो कि रियो को मारना चाहता है और इस बंदे का नाम होता है रेस। जिसके बाद ये अपने साथी को एक रेड पिल देता है और ये बोलता है ये मुसीबत में तुम्हारे काम आएगी, रख लो। और ये बोलने के बाद रेस अपना फ्लाइंग मैजिक इस्तेमाल करता है और आसमान में आ जाता है। और तभी हम ये देखते हैं कि काफी सारे ड्रैगन्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं और ये देखकर रेस
बोलता है, मुझे पता था कि वो इसे ढूंढ लेंगे, पर इतनी जल्दी ये मैं नहीं जानता था। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियो और लतीफा एक साथ वॉक पर आए होते हैं और तभी रियो उससे ये पूछता है, क्या तुम्हें इस विलेज में अच्छा लग रहा है? जिस पर वो ये कहती है कि हाँ, मुझे इस विलेज में काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मेरे दोस्त हैं और मेरे पास काफी सारी खुशियाँ भी हैं। क्या तुम यहाँ पर खुश हो? हाँ, मैं यहाँ पर काफी खुश हूँ बड़े भाई। और तभी रियो उसे ये बताता है कि वो यहाँ से जाने वाला है और अब लतीफा को अकेले रहना होगा। पर लतीफा उसके साथ जाने के लिए जिद करना शुरू कर देती है, पर रियो उसको साफ मना कर देता है। जिसके बाद वो भागकर जंगल के अंदर घुस जाती है और वो भागते भागते ये बोल रही होती है, अरे बड़े भाई, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि विलेज का हेड ये बोलता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे यहाँ पर ड्रैगन्स का ऑरा महसूस हो रहा है और तुम सब जाकर फॉरेस्ट में चेक करो कि ड्रैगन्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रेस अपने मैजिक की हेल्प से ड्रैगन्स के सारे अंडे चुरा रहा होता है, क्योंकि वो इन अंडों से ड्रैगन की आर्मी बनाना चाहता है। और इसके बाद हम बीस्ट गर्ल्स को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती हैं। और तभी उनका ध्यान सामने जाता है, जिसको देखकर वो ये समझ जाती हैं कि पक्का यहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर से है। और बीस्ट गर्ल्स उसे देखने के लिए नीचे उतरती हैं। तभी रेस का साथी ये बोलता है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रही हो? आखिर तुम चाहती क्या हो मुझसे? और ये कहकर वो भागने लगता है, पर जैसे वो उड़कर वहाँ से थोड़ी दूर जाता है तभी उसके सामने एक काफी खतरनाक ड्रैगन आ जाता है जो कि उसको रोक लेता है। और ये सारा कुछ देखने के बाद बीस्ट गर्ल्स समझ जाती हैं कि ये अंडा इसी ड्रैगन का है। और फिर रेस का साथी विलेज की तरफ जाना शुरू कर देता है और ये सारे ड्रैगन्स उसका पीछा करने लगते हैं। और तभी एक बीस्ट गर्ल ये बोलती है कि हमें इसे रोकना होगा, वरना ये पूरा का पूरा विलेज तबाह कर देंगे। और फिर हम रेस को देखते हैं जो कि सारे अंडों को टेलीपोर्ट करने के बाद उस रेड पिल को लेकर ये बोलता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, गुड बाय। और जैसे ही रेस इस रेड पिल को तोड़ता है तभी उसका साथी खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है और वो ड्रैगन से नीचे गिरने लगता है। और रेड पिल के टूटते ही ये बंदा मर जाता है और उसके हाथ से अंडा गिरकर नीचे टूट जाता है जो कि लतीफा के पास गिरता है। और तभी वहाँ पर वो काफी खतरनाक ड्रैगन आ जाता है जो कि अपना अंडा टूटा हुआ देखकर लतीफा पर अटैक्स करना शुरू कर देता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि पूरे विलेज में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि ड्रैगन आ चुका है और यहाँ पर भगदड़ मच जाती है, जिसको देखकर रियो लतीफा को बचाने के लिए जंगल की तरफ भागता है। और यहाँ पर ड्रैगन लतीफा को काफी गंदे तरीके से मार रहा होता है और इससे पहले उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती, तभी एक बीस्ट गर्ल आकर उसे थोड़ी देर के लिए बचा लेती है। पर ये भी उस ड्रैगन के आगे टिक नहीं पाती और जैसे ड्रैगन इसको मारने वाला होता है तभी वहाँ पर एंट्री होती है रियो की और वो आकर इन दोनों को बचा लेता है और बाद में लतीफा से माफी मांगता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ड्रैगन रियो के ऊपर अपनी फायर बॉल से अटैक करने वाला होता है, पर रियो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर चढ़ जाता है और एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो ड्रैगन एक ही मुक्के से चित हो जाता है। और इसके बाद रियो उन सभी लड़कियों का हाल चाल पूछना शुरू कर देता है और वहाँ पर बाकी की 20 गर्ल्स भी आ जाती हैं। और जब उन्हें ये पता लगता है कि रियो ने इस काफी बड़े ड्रैगन को हराया है तो वो काफी ज्यादा चौंक जाती हैं। और इसके बाद हमारा सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर रियो और लतीफा आपस में बात कर रही होती हैं और रियो उससे ये बोलता है कि अब मुझे जाना होगा लतीफा, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह ही यहाँ पर टोक्यो से रेनकार्नेट हुआ हूँ। और रियो के मुंह से ये सारी बात सुनने के बाद लतीफा कहती है, क्या आप पहले से जानते थे कि मैं यहाँ पर रेनकार्नेट हुई हूँ? और इसके बाद हम ये देखते हैं कि रियो का यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है, जिसके बाद विलेज का एक लीडर उसे एक स्वॉर्ड और एक आर्मर देता है। और इसके बाद वही ओल्ड बीस्ट विमेन रियो को पूरे सफर के लिए खाना प्रोवाइड करती है। और इसके बाद ये सारे रियो को एक हैंड ग्लव देते हैं जिससे वो कितना भी सामान इसके अंदर आराम से कैरी कर सकता है। और ये एक मैजिकल हैंड ग्लव होता है। और इतने सारे गिफ्ट्स मिलने के बाद रियो उन सब का शुक्रिया अदा करता है। और इसके बाद रियो उन सभी को बाय बाय बोलकर अपने अगले सफर के लिए निकल जाता है। और 2 हफ्तों के लंबे सफर के बाद रियो फाइनली अपने होम टाउन पहुँच जाता है और वो अपने सामने कुछ फार्मर्स को काम करते हुए देखता है तो वो उनसे जाकर ये पूछता है कि इस विलेज की लीडर का घर कहाँ पर है। तभी उनमें से एक लड़की खड़ी होती है और ये बोलती है कि मैं ही उनकी ग्रैंड डॉटर हूँ, आप मेरे साथ चलो। और इसके बाद रियो उस लीडर के पास आ जाता है जो कि रियो को देखकर ये बोलती है, आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर रियो ये बताता है कि वो एक ट्रैवलर है और वो उनसे बात करना चाहता है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियो उनसे कह रहा होता है कि मुझे अपने माँ बाप के बारे में जानना है। और इसके बाद वो रियो से उसके माता पिता का नाम पूछती है और जब रियो उन्हें ये बताता है तो वो सुनकर चौंक जाती है। और इसके बाद वो लीडर बाकी लड़कियों को ये बोलती है कि तुम सब बाहर जाओ, पर तभी उनकी ग्रैंड डॉटर ये बोलती है कि ऐसा क्या है इस बात में, मुझे भी सुनना है। और जब ये लीडर गुस्से में कहती है तो ये लड़कियां मुंह फुलाकर यहाँ से चली जाती हैं। और उनके जाने के बाद रियो उस लीडर को ये बताता है कि उसके फादर की डेथ उसके जन्म लेने से पहले ही हो चुकी है और उसकी माँ उसे हमेशा ये कहा करती थी कि तुम अपने होम टाउन जरूर से जाना। और ये उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी, तो इसीलिए
रियो यहाँ पर आता है और तभी रियो उनसे ये पूछता है, क्या तुम उन्हें जानती हो? वो लेडी ये बताती है कि तुम्हारी माँ मेरी बहू थी और तुम्हारे डैड मेरे बेटे और मैं तुम्हारी दादी हूँ। और ये सुनने के बाद रियो काफी ज्यादा चौंक जाता है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि उसकी दादी उसको लेकर उसकी माँ और बाप के कब्र के पास पहुँच जाती है और रियो भी उनकी कब्रों के पास प्रे करते हुए ये बोलता है, मॉम एंड डैड, मैं फाइनली होम टाउन पहुँच गया और मैं दादी से भी मिल लिया। जिसके बाद रियो की दादी उसे यहाँ पर रुकने के लिए कहती है। अब दादी माँ की बात मानकर रियो आराम से हाँ बोल देता है। और इसके बाद हमारा सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर रियो सुबह जल्दी उठकर अपनी दादी माँ को गुड मॉर्निंग बोलता है और तभी वहाँ पर रूरी भी आ जाती है जो कि दादी माँ को गुड मॉर्निंग बोलती है। और इसके बाद रियो उसे गुड मॉर्निंग बोलता है पर वो अपना मुंह छुपा लेता है क्योंकि इस वक्त रूरी की कंडीशन कुछ सही नहीं लग रही होती, मतलब उसके कपड़े कुछ ठीक नहीं होते। और ये देखकर रूरी वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि रियो दादी माँ के घर के कामों में हेल्प करवाना शुरू कर देता है। और दोपहर के टाइम विलेज लीडर के घर पर दो लोग आते हैं और तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम शिन होता है वो रियो से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? जिस पर दादी माँ ये बताती है कि ये तुम्हारे अंकल का बेटा है, समझे, और इसका नाम है रियो। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि शिन काफी सारा खाना खा रहा होता है और रियो से कहता है, अरे यार कितना लजीज खाना बनाते हो तुम, काफी मजा आ रहा है खाने में। और ये सुनने के बाद बाकी सभी लोग भी रियो की तारीफ करना शुरू कर देते हैं और ये खाना इतना टेस्टी होता है कि शिन पेट भरकर खाता है। जिसके बाद वो आराम से पेट फुलाकर लेट जाता है। तभी वहाँ पर विलेज लीडर आती हैं और ये बोलती हैं कि तुम जब भी हंटिंग पर जाओ तो रियो को अपने साथ लेकर जाना। अरे वो तो यहाँ पर नया है, उसे हंटिंग करना आता होगा। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियो एक एक करके काफी सारे शिकार कर रहा होता है और ये देखकर उनका लीडर बोलता है, अरे रियो तुम तो काफी अमेजिंग हो, इतने शिकार तो मैंने भी आज तक नहीं किए। और ये सारी बातें सुनकर शिन की जल रही होती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि रियो हंटिंग से वापस आ जाता है पर उसके हाथ काफी गंदे होते हैं। और इसके बाद रियो एक मैजिक स्पेल करके एक बाथ हाउस बनाता है और उसके अंदर नहाना शुरू कर देता है। अरे गरम गरम पानी से नहाना चाहिए। और कुछ देर गरम पानी में मस्ती लेने के बाद वो वहाँ से बाहर आता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने उसकी बहन और एक लड़की खड़ी होती है और वो ये पूछती है कि आखिरकार ये क्या है। रियो बताता है कि ये एक बाथ हाउस है और मैंने ये मैजिक से बनाया है। और इसके बाद उसकी बहन उसके पास आकर उसको सूंघती है, अरे वाह क्या खुशबू आ रही है तुम्हारे अंदर से, एकदम महकी महकी। और इन सारी बातों के बीच वहाँ पर एंट्री होती है शिन की, जो कि रियो को देखकर अब भी मुंह फुलाकर खड़ा होता है क्योंकि रियो हर चीज में एक नंबर होता है। जिसके बाद वो चिढ़कर ये बोलता है, अरे तुमने ये बाथ हाउस यहाँ पर क्यों बनाया है, इसको यहाँ से हटाओ, ये काफी जगह ले रहा है। और ये सारी बातें सुनकर रूरी कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये बाथ हाउस यहाँ से नहीं हटेगा, समझे, भागो यहाँ से। और ये सुनकर शिन कहता है, अरे यार तुम तो मेरी सगी बहन हो, अब तुम क्यों पार्टी बदल रही हो। और अगली सीन में हम ये देखते कि लीडर रियो से ये बोलती है कि तुम्हारे पास काफी स्किल्स हैं, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। जिस पर रियो मान जाता है और वो ये बताती है कि हमें कुछ सामान रॉयल कैपिटल के अंदर ट्रांसपोर्ट करके आना है, क्या तुम इसके लीडर बन सकते हो। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि कुछ लोग शिन की बहन के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। अरे ओए गुलाबो जरा इतर तो गिरा दो। और ये सारी बातें सुनने के बाद शिन का खून खौल जाता है और वो उस बंदे पर मुक्का मारने के लिए आगे जाता है, लेकिन ये बंदा एक ही हाथ से शिन का पंच रोक लेता है और उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा देता है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है विलेज लीडर की, जिसको देखकर ये बंदा बोलता है, अरे आ गई तुम बुढ़िया, इस उम्र में भी तुम्हें विलेज लीडर बनने का काफी शौक है। और इसके बाद वो शिन को नीचे उतारने के लिए कहती है और ये बंदा उसे नीचे उतार देता है। और जाते हुए वो ये कहता है, अरे वो लड़कियाँ तो मेरी हैं और मैं वापस जरूर से आऊंगा। और इस बंदे के जाने के बाद विलेज लीडर ये कहती है, अब इसका काफी ज्यादा हो रहा है, अब इसको रोकना होगा। और ये बंदा जाते जाते रियो के सामने आता है और उसे गिराने की कोशिश करता है, पर रियो इसे ही नीचे गिरा देता है। और इसके बाद हम शिन को देखते हैं जो कि अपनी दादी से माफी मांग रहा होता है, मुझे माफ करना दादी, मैं अपनी बहन को भी बचा नहीं पाया, मैं कितना कमजोर हूँ। जिस पर वो ये कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और रियो इस विलेज के अंदर काफी लंबे समय तक रहता है और उसकी यहाँ पर काफी लोगों से दोस्ती भी हो जाती है और यहाँ पर रियो का बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा होता है। और इसके बाद हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम रूरी और उसकी फ्रेंड के कमरे में एक परछाई को देखते हैं और ये परछाई उसी गुंडे की होती है। जिसके बाद रूरी भी जाग जाती है और उसको जागता हुआ देख ये बंदा उसका मुंह दबा देता है, लेकिन तभी वो दूसरी लड़की भी जाग जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, अरे बचाओ मुझे, हमारी मदद करो, यहाँ पर कोई आ गया है। और ये सारी आवाज सुनने के बाद वहाँ पर रियो पहुँच जाता है और तभी वो अपने फ्लैशबैक को याद करता है जहाँ पर उसकी माँ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और ये सारा कुछ देखकर रियो की आंखों में खून सवार हो जाता है और ये उस बंदे को काफी गंदे तरीके से पेलना शुरू कर देता है, तेरी भैंस की टैट करेगा ये सब। और रियो उसे मारते मारते उसकी बत्ती से हिला देता है और इससे पहले रियो उसे जान से मारता तभी गॉन आकर उसको रोक लेता है और ये बोलता है कि हम इसे सिपाहियों के हवाले कर देंगे, तुम बस रुक जाओ।
और ये बात सुनने के बाद रियो शांत हो जाता है, जिसके बाद गॉन अपने हीलिंग मैजिक से उस बंदे को हील करना शुरू कर देता है। अरे यार, रियो ने इस बंदे को काफी गंदे तरीके से मारा है, मैं इसे कैसे हील करूं? पर वो जैसे तैसे करके इसको हील करने लगता है। और इसके बाद हम एक रात का सीन देखते हैं जहाँ पर रियो एक पेड़ के पास खड़ा होता है और मन ही मन में ये सोच रहा होता है, मुझे इतना गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि मेरी माँ के साथ भी यही हुआ था, और ये गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक मैं उस बंदे को जान से ना मार दूं जिसने मेरी माँ के साथ ये सब किया था। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे कैपिटल के लिए निकल रहे होते हैं, और तभी दादी ऑफिसर के पास आकर उससे ये बोलती है कि तुम्हें इन सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है। और इसके बाद वो ऑफिसर को एक सीक्रेट लेटर देती है, और जैसे ही सारे वहाँ पर पहुँचते हैं तभी इनका सीनियर उन सब बंदों की रिपोर्ट कर देता है, जिसको देखकर शिन ये बोलता है, अरे यार, इन सबको मैं अपने हाथों से मारना चाहता था। और इसके बाद ये तीनों एक होटल के अंदर खाना खाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर शिन रियो के लिए एक स्पेशल डिश मंगवाता है, जिसको खा के रियो को काफी ज्यादा मजा आता है। और इसके बाद रियो वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद शिन उसे थैंक्स बोलता है उसकी बहन की जान बचाने के लिए। और अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि रियो सायो के साथ घूम रहा होता है, वो भी मार्केट में। और जब ये दोनों एक शॉप पर जाते हैं तो वहाँ की ओनर ये बोलती है, क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ लेना चाहोगे? और ये सुनने के बाद सायो मुस्कुराने लगती है, और रियो की काफी ज्यादा फोर्स करने पर वो एक पिन ले लेती है। और इसके बाद रियो वहाँ से जाने लगता है, तभी वो शॉप की ओनर सायो से बोलती है कि तुम्हें इसे जल्दी पटा लेना चाहिए, और मेरे ख्याल से इसके पीछे काफी सारी लड़कियां होंगी। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि रियो वहाँ से जाता हुआ एक लड़की की हेल्प करता है, और वो शॉर्ट वाली लड़की रियो को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, पर रियो वहाँ से चला जाता है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि वो ऑफिसर अपने मास्टर को वो लेटर दे देता है, जिसको पढ़कर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, और वो जल्दी से रियो के पास जाने की जिद करने लगता है। और इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रियो से मिलने के लिए वो ऑफिसर और उसके साथ उसका मास्टर आता है। और इसके बाद ये सारे आपस में बैठकर बात करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर ये मास्टर बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम को जानता हूँ, वो इस जगह की राजकुमारी थी। और ये सुनने के बाद रियो काफी ज्यादा चौंक जाता है। और इसके बाद वो ये बोलता है कि मैं तुम्हारे डैड को भी जानता हूँ, उनका नाम है जैन, और तुम्हारे डैड काफी लेजेंड थे और उन्हें हराना काफी मुश्किल था। और इसके बाद वो ये बताता है कि उन्होंने काफी सारे बंदूकों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया था, जिससे खुश होकर राजा ने उन्हें एक स्वॉर्ड दी थी। और इसके बाद से उन्हें अयामी का बॉडीगार्ड बना दिया गया था, और उन दोनों ने एक साथ काफी लंबा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, जिससे उन दोनों में प्यार बढ़ गया। पर एक रात एक बंदे ने अयामी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, पर तभी जैन ने आकर उसे बचा लिया। पर इन दोनों की शादी कभी भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि जैन रॉयल नहीं था। और इसके बाद इन दोनों ने भागकर शादी कर ली, और राजा उन्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाया। और अगले दिन रियो किंग और क्वीन से मिलने के लिए जाता है, और इसके बाद किंग रियो से उसके मॉम और डैड के बारे में पूछता है। तभी रियो ही कहता है कि वो दोनों मर चुके हैं। पर तभी अचानक रियो अपनी मॉम के बारे में ये बताता है कि मेरी मॉम हमेशा हंसती रहती थी। और इसके बाद किंग उसके माता पिता की मौत के बारे में पूछता है, जिसके बाद रियो ये बताता है कि मेरे फादर की मौत काफी पहले हो चुकी थी, और मेरी मॉम का कत्ल हुआ था, और उनको मारने वाला बंदा मेरे डैड का सबसे अच्छा दोस्त लूशियस था, जो कि गद्दार निकला। और इसके बाद रियो ये सारी कहानी बताता है कि किस तरह से लूशियस ने उसकी मॉम को मारा था। और इसके बाद रियो ये सारी कहानी बताता है कि किस तरह से उसने एकेडमी के अंदर एडमिशन लिया, जहाँ पर सारे लोग उसे बुली किया करते थे, पर कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया, और इसके बाद मैं एक एडवेंचरर बना और वहाँ से निकल गया। और इसके बाद किंग उससे ये पूछता है, क्या तुम उस बंदे से बदला लेना चाहते हो? तभी रियो ये बोलता है कि मैं सबको माफ कर सकता हूँ, पर लूशियस को नहीं। और इसके बाद किंग उसे ये बोलता है कि तुम्हें काफी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि लूशियस काफी स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम मेरे वॉरियर के साथ ट्रेनिंग करना चाहोगे? जिस पर रियो मान जाता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि रियो और मास्टर वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी उन्हें ये पता लगता है कि उनकी बेटी की जान आज रियो ने ही बचाई है। और रियो को भी ये बात पता लगती है कि उसने आज जिस लड़की की जान बचाई है वो मास्टर की ही लड़की है। जिसके बाद रियो और मास्टर एक दूसरे के साथ शॉर्ट फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। और सारे लोग इस बात से हैरान हो जाते हैं कि रियो के पास भी काफी अच्छी स्किल्स हैं, और रियो देखते ही देखते मास्टर पर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि मास्टर अपनी स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और तभी रियो भी अपनी स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। पर रियो की टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके सामने मास्टर की टेक्निक उड़ जाती है, और रियो आराम से इस फाइट को जीत लेता है। और रियो की ये फाइट देखने के बाद सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद रियो उन सबको शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियो एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा होता है, और ये बोलता है कि लूशियस, मैं आ रहा हूँ और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद दादी रूरी को ये बताती है कि रियो यहाँ का प्रिंस है, पर रूरी को इस बात पर यकीन नहीं होता। और इसके बाद दादी ये बताती है कि रियो के डैड एक रॉयल गार्ड थे, और रियो की मॉम यहाँ की प्रिंसेस थी। और ये सुनने के बाद रूरी को यकीन हो जाता है। लेकिन तभी अचानक वो रियो से माफी मांगना शुरू कर देती है, पर रियो उसको मना करता है। अरे प्रिंस, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ प्रिंस जैसा बर्ताव नहीं किया। पर तभी रियो उससे ये बोलता है कि तुम मेरी दोस्त हो और तुम मुझे रियो बुला सकती हो। और इसके बाद रियो दादी को ये बताता है कि वो कुछ दिनों में विलेज छोड़कर जाने वाला है। और रूरी उससे ये पूछती है, क्या तुम हमसे मिलने आओगे? अरे हाँ, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। और अगली सुबह हम ये देखते हैं कि रूरी और सायो काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एंट्री होती है रियो की, और वो ये
बोलता है, सुनो रूरी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? और ये दोनों काफी अजीब तरीके से बात करना शुरू कर देते हैं। और तभी सायो रियो के पास जाती है और उससे ये बोलती है कि तुम दोनों ऐसे बात क्यों कर रहे हो? और यहाँ पर ये साफ नजर आता है कि सायो थोड़ा जेलस फील कर रही होती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि रियो दादी की काफी ज्यादा हेल्प कर रहा होता है और यहाँ तक कि रूरी की भी। और जब रियो रूरी की हेल्प कर रहा होता है तभी सायो दूर से खड़ी हुई काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। और इसके बाद रियो उसके पास जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है, पर सायो मना कर देती है। और इसके बाद रियो उसे ये बताता है कि वो कुछ दिनों में विलेज छोड़कर जा रहा है। और रियो की ये बातें सुनने के बाद सायो रोना शुरू कर देती है, पर वो अपने आंसू रियो को नहीं दिखाती। और इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर सायो अपने घर के अंदर आकर फूट फूट कर रो रही होती है। और तभी शिन वहाँ पर आता है और ये बोलता है कि तुम्हें किसने परेशान किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी सायो ये बताती है कि रियो इस विलेज को छोड़कर जा रहा है और इसीलिए मैं रो रही हूँ। और ये सुनने के बाद शिन जल्दी से भागकर रियो के पास जाता है और उसे रुकाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, पर रियो रुकता नहीं है। और तभी सायो आकर अपने भाई की तरफ से माफी मांगती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि सायो स्पिरिट टेक्निक की काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी शुरू कर देती है, जिसको देखकर शिन को ये बात समझ नहीं आती कि सायो ऐसा क्यों कर रही है। और इसके बाद हमें एक फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियो रूरी के साथ आता है और यहाँ पर मास्टर भी आए हुए होते हैं, वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ। और इसके बाद रियो मास्टर की वाइफ का शुक्रिया अदा करता है और ये बोलता है, अगर आप नहीं होती तो मुझे ये पता नहीं लगता कि मेरे मॉम डैड कौन थे। और तभी अचानक वहाँ पर एंट्री होती है सायो की, जो कि रियो को लेकर एक जंगल के अंदर चली जाती है और वहाँ पर वो अपने प्यार का इजहार कर देती है, पर रियो उसको मना कर देता है। जिसके बाद सायो ये बोलती है, अरे कोई बात नहीं, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, और मैंने स्पिरिट टेक्निक की काफी ज्यादा प्रैक्टिस की है। पर इसके बाद भी रियो उसको मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सायो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और शिन भी ये सारा कुछ देख रहा होता है और उसके पीछे मास्टर भी खड़े होते हैं और वो भी ये सारा नजारा देख रहे होते हैं। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियो विलेज को छोड़कर जा रहा होता है, जहाँ पर वो दादी से थैंक्स बोलता है और ये भी कहता है कि वो रूरी से मिलने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। और जैसे ही रियो वहाँ से जाता है वो ये देखता है कि विलेज के गेट पर सायो उसका वेट कर रही होती है। और इसके बाद हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियो के जाने के बाद सायो के पास मास्टर आते हैं और वो उससे ये बोलते हैं कि अगर तुम रियो से प्यार करती हो तो तुम्हें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर सायो उसे ये बोलती है कि मैं काफी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बाय बोल देते हैं और रियो यहाँ से चला जाता है। और फिर हम ये देखते हैं कि रियो लतीफा के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर आते ही लतीफा उसे गले से लगा लेती है। और इसके बाद रियो विलेज के हेड से बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो ये बताता है कि मैं अपने मॉम और डैड के बारे में काफी कुछ जानकर आया हूँ और मैं अपनी दादी से भी मिला हूँ। और तभी लतीफा ये बोलती है कि मुझे भी मिलना है दादी माँ से। और इसके बाद रियो ये बताता है कि मैं कुछ टाइम के बाद इस विलेज को छोड़कर जाने वाला हूँ, लेकिन मैं वापस दोबारा से आऊंगा। लतीफा बोलती है, क्या तुम इस बार भी मुझे लेकर नहीं जाओगे? तब रियो मना कर देता है। और इसके बाद ऐसे ही ये सारे गप्पे लड़ाना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियो घोड़े बेचकर सो रहा होता है, पर जब उसकी आँख खुलती है वो ये देखता है कि उसके बाजू में एक लड़की है, वो भी एकदम, बाकी तुम समझ ही जाओ। और उसे ऐसा लगता है कि ये एक सपना है और वो दोबारा से सो जाता है। और जब वो दोबारा से उठता है तो वो ये देखता है, अरे यार ये सपना नहीं है और ये है कौन? और इसके बाद रियो काफी जोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज सुनने के बाद वहाँ पर बाकी की लड़कियाँ भी आ जाती हैं और ये बोलती हैं, अरे रियो ये क्या हो रहा है? और इसके बाद रियो उन सबको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि जैसा वो देख रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ये सारी लड़कियाँ रियो की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और उल्टा उसी से पूछती हैं कि ये लड़की कौन है। और तभी रियो को भी ये बात रियलाइज होती है कि आखिरकार ये लड़की है कौन। और इसके बाद रियो उससे ये पूछता है कि तुम कौन हो, जिसके बाद वो ये बताती है कि मैं एक स्पिरिट हूँ जो कि हारुतो के साथ आई हूँ। और इसके बाद रियो उससे काफी सारे सवाल पूछता है, पर ये स्पिरिट किसी भी बात का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाती क्योंकि इसे कुछ भी याद नहीं होता और ये खुद ही नील बट्टा सन्नाटा होती है। और इसके बाद रियो उससे उसका नाम पूछता है, पर उसे उसका नाम भी याद नहीं होता। और इसके बाद ये सारी लड़कियाँ कंफ्यूज होकर रियो से ये पूछती हैं, आखिर ये हारुतो वाला चक्कर क्या है? पर रियो उनसे ये बोलता है कि मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। और इसके बाद ये सारी लड़कियाँ रियो को ये सजेस्ट करती हैं कि इसे लेकर ट्री स्पिरिट के पास जाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये स्पिरिट अपनी माना का इस्तेमाल करते हुए अपनी ड्रेस को चेंज कर लेती है, जिसको देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। पर रियो इसको देखने के बाद कुछ अलग ही ख्यालों में खो जाता है। और इसके बाद रियो इसका नाम आयशिया रख देता है। और इसके बाद वो इसे लेकर ट्री स्पिरिट के पास जाता है, जहाँ पर गाँव के सारे बड़े लोग बैठे होते हैं। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर ट्री स्पिरिट भी आ जाती है, क्योंकि उसे आयशिया का ऑरा फील हो जाता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि रियो उन सभी को हारुतो के बारे में बता देता है, जिसको सुनने के बाद ये सारे लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि एक बॉडी में दो स्पिरिट्स कैसे रह सकती हैं। और इसके बाद ट्री स्पिरिट उससे ये पूछती है कि तुम कौन कौन से एलिमेंट्स कंट्रोल कर सकती हो। तभी आयशिया ये बताती है कि मैं यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती हूँ। और जैसे ही वो ये बोलती है तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद ये सारे लोग आयशिया की रियल पावर जानने के लिए उसकी बैटल रियो के साथ करवा देते हैं। और इस फाइट की शुरुआत में रियो और आयशिया दोनों ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे होते हैं। पर तभी
अचानक देखते ही देखते ये दोनों स्पिरिट टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और ये फाइट इतनी ज्यादा इंटेंस होने लगती है कि पूरा का पूरा विलेज तबाह हो सकता है। तो इसीलिए ट्री स्पिरिट इन दोनों की फाइट को रोक देती है और इन दोनों की फाइट को देखने के बाद ये सारे लोग समझ जाते हैं कि आयशा की पावर का पता लगाना इतना भी आसान नहीं है और इसके बाद ये सारे आयशा को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियो और आयशा इस विलेज के अंदर काफी लंबा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद गाँव के मुखिया रियो के लिए काफी अच्छा घर भी बना देते हैं। लेकिन तभी अचानक रियो उन सबसे ये बोलता है कि कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये सुनने के बाद सारे लोग चौंक जाते हैं और इसके बाद सारी लड़कियाँ ये डिसाइड करती हैं कि आज रात वो रियो के लिए काफी अच्छा खाना बनाएंगी। और इसके बाद हम लतीफा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास होती है और जब सारे लोग अंदर जा रहे होते हैं तभी एक लड़की रियो से बोलती है कि तुम्हें लतीफा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और जब रियो रात को बात ले रहा होता है तब भी वो एक ही चीज सोचता है कि वो लतीफा को ज्यादा टाइम कैसे दे सकता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है लतीफा की और वो ये बोलती है कि मैं तुम्हारी बैग को वॉश करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जिसके बाद रियो उसको मना कर देता है पर लतीफा के आगे उसकी एक भी नहीं चलती। और इसके बाद ये दोनों अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और आयशा ऊपर बैठी हुई ये सारी बातें सुन रही होती है। और अगले दिन जब रियो आयशा को लेकर यहाँ से जा रहा होता है तब ये लोग उसे एक टेलीपोर्ट क्रिस्टल देते हैं जिससे रियो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। और इसके बाद दूसरा हेड रियो को एक ऐसी चीज देता है जिससे रियो अपने बालों का कलर पूरी तरह से चेंज कर सकता है। और इसके बाद रियो यहाँ से निकल जाता है और जैसे वो कैपिटल पहुँचता है तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि इस बार यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। जिसके बाद रियो अपने बालों का कलर चेंज कर लेता है और एक शॉप के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो ऑनर से सारी बातें बाहर निकलवा लेता है और उसे ये पता लगता है कि ये वेडिंग चार्ल्स की है। और इसके बाद रियो रात में आयशा को लेकर रॉयल एकेडमी के अंदर घुस जाता है और इसके बाद वो सीलिया के रूम में जाता है पर सीलिया अपने रूम में नहीं होती और ये रूम पूरी तरह से खाली होता है जिसको देखकर रियो को थोड़ा शक होता है। और ये सारा माजरा पता करने के लिए रियो दूसरे प्रोफेसर के पास जाता है और उससे पहले वो आयशा को वहाँ पर भेज देता है ताकि वो उसे हिप्नोटाइज कर दे। और इसके बाद रियो खुद अंदर जाता है और वो अंदर जाकर प्रोफेसर से ये पूछता है कि सीलिया कहाँ पर है और वो ये बताता है कि कल सीलिया की वेडिंग है। और यहाँ पर वो ये बताता है कि सीलिया की वेडिंग चार्ल्स के साथ है। और ये सुनने के बाद रियो शॉक में चला जाता है और ये सारी बातें सुनने के बाद रियो आयशा को लेकर बाहर चला जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि कल वो सेरेमनी में कुछ तो गड़बड़ करने वाला है, लेकिन इससे पहले उसे सीलिया से बात करनी होगी। पर यहाँ पर काफी सारी परेशानियां भी हैं क्योंकि रॉयल एकेडमी में काफी सारे गार्ड्स हैं तो सीलिया के आसपास और भी ज्यादा बंदे होंगे। और तभी आयशा ये बोलती है कि वो जाकर पहले इन्वेस्टिगेट करेगी पर रियो उसको मना कर देता है क्योंकि वो पकड़ी जा सकती है। तभी आयशा ये बोलती है कि मैं अपनी प्रेजेंस को छुपा सकती हूँ और ये बोलने के बाद वो चली जाती है। और अगली सीन में हम सीलिया को देखते हैं जो कि अपने फादर और चार्ल्स के साथ डिनर कर रही होती है। और इन दोनों की बातें सुनने के बाद हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि सीलिया इस शादी के लिए राजी नहीं है और यहाँ तक कि सीलिया के फादर भी इस वेडिंग के लिए एग्री नहीं करते पर उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है इसीलिए ये शादी हो रही होती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि रियो सीलिया के रूम के ऊपर आ जाता है और वो आसपास की सिक्योरिटी को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाता है। और इसके बाद आयशा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के बाद रियो को सीलिया की एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है। और दूसरी तरफ हम सीलिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास होती है और वो रियो के लेटर को देखकर ये सोच रही होती है कि वो दोबारा से रियो को कभी भी देख नहीं पाएगी। और ये सोचकर वो इस लेटर को जलाने वाली होती है तभी अचानक वहाँ पर एंट्री होती है रियो की। पर इस बार रियो के बालों का कलर थोड़ा अजीब होता है इसीलिए सीलिया उसे पहचान नहीं पाती और वो डर जाती है। लेकिन तभी अचानक रियो अपने बालों का कलर दोबारा से नॉर्मल कर लेता है और ये बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। और ये देखने के बाद सीलिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो रियो के पास जाकर उससे बात करना शुरू कर देती है और ये पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। और तभी रियो ये बताता है कि वो यहाँ पर छुपकर आया है। सीलिया कहती है कि मैं ये बात जानती थी। और इसके बाद सीलिया उसके लिए चाय बनाना शुरू कर देती है। तभी रियो उससे ये पूछता है कि कल तुम्हारी वेडिंग है। और ये सुनने के बाद सीलिया घबरा जाती है। और इसके बाद रियो उससे ये पूछता है क्या तुम उससे सच में शादी करना चाहती हो। तभी सीलिया हाँ बोलती है और बेकार के रीजंस देना शुरू कर देती है। और इससे पहले रियो उससे कुछ बोलता तभी सीलिया उसको रोक देती है और अपने दिल की बात उससे कह देती है कि तुम मुझसे कल शादी कर सकते हो और क्या तुम मुझे भगाकर ले जा सकते हो। और ये सुनने के बाद रियो चौंक जाता है कि आखिरकार ये क्या बातें कर रही है। पर तभी अचानक सीलिया अपने एक्सप्रेशन चेंज करती है और ये बोलती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, अब दफा हो जाओ यहाँ से। और इसके बाद सीलिया उसे कल सेरेमनी के अंदर आने से भी मना कर देती है और उसे धक्के मारकर यहाँ से निकाल देती है। अरे गुस्से वाला नहीं, प्यार से। और इसके बाद सीलिया जैसे ही दोबारा से दरवाजा खोलती है तो रियो वहाँ से जा चुका होता है जिसको देखकर सीलिया काफी ज्यादा रोती है। और इसके बाद रियो आयशा को सारी बात बता देता है और वो ये बोलता है कि अगले प्लान के बारे में मुझे कुछ नहीं पता पर कल मैं कुछ न कुछ जरूर करने वाला हूँ। और तभी आयशा ये बोलती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और अगले दिन हम उसी मिस्टीरियस बंदे यानी कि रेस को देखते हैं जो कि चार्ल्स से मिलने के लिए आया हुआ होता है। और जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी रेस को एक स्पिरिट का ऑरा महसूस होता है पर वो इसके बारे में चार्ल्स को नहीं बताता। और इसके बाद चार्ल्स सीलिया को देखने के लिए उसके पास जाता है और फिर वो अपनी 6 बीवियों को उसके पास
पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है ताकि ये उससे गप्पे लड़ा सके। और चार्ल्स के जाते ही ये सारी सीलिया को परेशान करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक मेड आती है और ये बोलती है कि प्रिंसेस क्रिस्टीनिया यहाँ पर आई है। और इसके बाद ये सारे वहाँ पर चले जाते हैं। और इसके बाद क्रिस्टीनिया सारी लड़कियों को यहाँ से भगा देती है और सीलिया के साथ अकेले में बात करना शुरू कर देती है। और इसके बाद वो सीलिया से माफी मांगती है क्योंकि उनकी रॉयल फैमिली की वजह से ये सब हो रहा है। पर सीलिया उसे ये कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सारा कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है। पर क्रिस्टीनिया उसकी उदासी समझ जाती है और ये कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बर्ड एक पिंजरे के अंदर हो और तुम्हारी स्माइल वापस लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और ये सारी बातें सुनने के बाद सीलिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर वो इस बात को इग्नोर कर देती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि चार्ल्स सीलिया को लेकर वेडिंग सेरेमनी के लिए निकल जाता है। और यहाँ पर हम रियो को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर छुपा हुआ होता है। और जैसे सीलिया यहाँ पर आती है तभी आयशिया उसके पास चली जाती है और उससे बात करना शुरू कर देती है। सीलिया उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तभी वो ये बताती है कि मैं आयशिया हूँ और मुझे रियो ने भेजा है। वो देखो तुम्हारे साइड में वहाँ पर रियो है। और रियो को देखने के बाद सीलिया काफी ज्यादा खुश होती है और वो साथ साथ रो भी रही होती है। और उसको रोता हुआ देख चार्ल्स ये पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तभी सीलिया ये बोलती है कि मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। और इसके बाद सीलिया जैसे ही दोबारा पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर रियो नहीं होता और उसे ऐसा लगता है कि उसे गलतफहमी हुई है। लेकिन तभी अचानक पीछे से कुछ गार्ड्स की आवाज आती है जो कि एक बंदे को रोक रहे होते हैं। अबे रुक जा भूतनी के, कहाँ जा रहा है भाग के। और यहाँ पर हम रियो को देखते हैं जो कि अपने सामने आने वाले हर गार्ड को गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और ये सारा कुछ देखने के बाद जो मैजिक यूजर्स होते हैं वो अपने मैजिक से रियो पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर रियो बड़ी आराम से इन सारे अटैक से बचता हुआ इन सब के ऊपर से निकल जाता है। और ये देखकर पावरफुल गार्ड्स अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेते हैं। और फिर हम चार्ल्स को देखते हैं जो कि सीलिया के सामने अपनी तारीफों के पुल बांध रहा होता है। पर तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि रियो ने उसके सारे बंदों को लपेट दिया है। और तभी रियो आकर उसके पेट में एक जोरदार मुक्का जड़ देता है और वो एक ही मुक्के में नीचे बैठ जाता है। जिसके बाद रियो सीलिया के ऊपर अपना चाकू रखकर ये बोलता है कि शादी के बारे में एक बार दोबारा सोच लो। और इसके बाद आसपास के सारे गार्ड्स भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो काफी परेशान होते हैं। और इसके बाद सीलिया उससे ये पूछती है कि प्लान क्या है। तभी रियो ये बताता है कि प्लान बहुत सिंपल है कि मैं अपने रास्ते में आने वाले हर बंदे को उड़ाने वाला हूँ और तुम्हें यहाँ से भगाकर ले जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि आसपास के सारे गार्ड्स उन दोनों को घेर लेते हैं। तभी रियो उसे समझाता है कि ये तुम्हारी लाइफ का डिसीजन है और ये तुम्हें ही लेना है। और जैसे ही सीलिया उसे हाँ बोलती है तभी रियो सबके सामने से उसे उड़ाकर ले जाता है। पर इसके बाद हम ये देखते हैं कि रेस रियो को रोकने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, पर वो भी रियो को रोक नहीं पाता। और यहाँ पर चार्ल्स जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, प्लीज अटैक मत करो वरना सीलिया को लग जाएगा, मेरी बीवी। पर ये सारे उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। तभी एल्फ्रेड पूरी आर्मी का कंट्रोल ले लेता है और वो रियो को रोकने के लिए निकल जाता है। और इसके बाद हम रियो को देखते हैं जब वो भाग रहा होता है तो उसके पीछे काफी सारे गार्ड्स होते हैं। और इसके बाद रियो सीलिया को सारा प्लान समझा देता है कि वो उसे लेकर आयशा के पास जाएगा और बाद में वो इन सारे गार्ड्स को निपटा देगा ताकि उन्हें यहाँ से रफू चक्कर होने का टाइम मिल जाए। और ये बोलने के बाद रियो सीलिया को लेकर एक खोपचे के अंदर जाता है जहाँ पर वो उसे आयशा को दे देता है और इन सारे गार्ड से लड़ने के लिए अकेला ही चला जाता है। और जैसे ही ये सारे गार्ड्स रियो को देखते हैं कि उसके पास सीलिया नहीं है तो ये अपने बाकी साथियों को एक सिग्नल भेज देते हैं। और तभी रियो ये समझ जाता है कि अब मुसीबत बढ़ने वाली है और यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स आने वाले हैं। और तभी ये उड़ता पंछी वाले गार्ड्स रियो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर रियो उनके सारे अटैक से बचता हुआ उन सभी को पेलते हुए आराम से आगे निकल रहा होता है। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है एल्फ्रेड की जो कि रियो से लड़ने के लिए यहाँ पर आया होता है। और रियो भी उसको देखकर पहचान जाता है। और तभी इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर शुरू में ये एक दूसरे पर काफी छोटे मोटे अटैक्स कर रहे होते हैं। पर देखते ही देखते इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है और ये एक दूसरे पर काफी डेडलीस्ट अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर इन सारे हमलों का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। जिसके बाद एल्फ्रेड अपने सबसे खतरनाक अटैक्स में से एक अटैक करता है और इस अटैक की वजह से आसपास की सारी जगह डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती है। पर तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि रियो उसके अटैक से बचकर भाग चुका है। और इसके बाद वो अपने गार्ड से ये बोलता है कि जाओ आसपास के सारे इलाके ढूंढ लो। और इसके बाद आसपास का सारा मौसम खराब होना शुरू हो जाता है। पर यहाँ पर सीलिया रियो को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में होती है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर रियो टपक जाता है जिसको देखकर सीलिया काफी ज्यादा खुश होती है और ये दोनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। पर जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी आयशिया कुछ सेंस करती है जिसके बाद उनके आसपास से काफी सारी लाइट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। और इन सारी लाइट्स को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये सारी लाइट्स किसी दूसरे डायमेंशन का पोर्टल है। और जैसे ही ये सारी लाइट्स डिसअपियर होती हैं तभी आयशिया कुछ नोटिस करती है और वो रियो से बोलती है कि तुम सीलिया को यहाँ पर छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। और इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनके फोन में सिग्नल नहीं आ रहा होता और ये सारे हारूटो के वर्ल्ड से आए होते हैं और ये सारे काफी कंफ्यूज होते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कुछ बंदे आते हैं और इन सबको किडनैप कर लेते हैं। और इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियो इन सबको ढूंढते हुए कुछ बंदों के पास आता है जिन पर उसे शक होता है। और इसके बाद रियो इन सब बंदों को लपेट देता है और उनको बचा लेता है। और यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसको देखकर रियो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि हारूटो की गर्लफ्रेंड होती है, यानी
यानी कि उसका बचपन का प्यार। तो इसी के साथ हमारी ये एनिमे यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में जरूर से बताना, और इसके अगले पार्ट के लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। तो चलो यार, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, गुड बाय दोस्तों।